मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग कही जाने वाली पनामा कैनाल आज तक के अपने सबसे बुरे दौर में चल रही है। सैकड़ों शिप्स जो एक अच्छी खासी रकम पनामा कैनाल को देने के बावजूद महासागर में पनामा कैनाल से निकलने के लिए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो शिप्स कैनाल क्रॉस करने के बदले 60,000 से 3 लाख डॉलर देते थे, आज वो 4 लाख डॉलर पे करने को तैयार हैं और इसके बावजूद पनामा कैनाल अथॉरिटी इन शिप्स को यहाँ से निकलने की इजाजत नहीं दे रही। कैनाल में ना तो कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ना ही ऐसी कोई इंसानी वजह है कि जिसकी वजह से कैनाल बंद हो। इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना होने के बावजूद पनामा कैनाल असंभव को संभव करने वाली एक ऐसी मैन मेड रचना जिस पर सभी को प्राउड फील होता रहा है, आज ऐसी क्राइसिस से गुजर रही है और ये जंग इंसानी ना होकर कुदरत से है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 110 साल में हजारों शिप्स को एक ओशिन से दूसरे ओशिन पहुंचाने वाली ये कैनाल अचानक थमसी गई। पूरी दुनिया में मालवाहक जहाजों के लिए 2 शॉर्टकट बनाए गए हैं, जिसमें पहला इजिप्ट में बना सुएज कैनाल जो एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, सिंगापुर आदि को डायरेक्ट यूरोप से कनेक्ट करता है। और अगर इन्हीं ईस्ट एशियन कंट्रीज के शिप्स को ईस्ट कनाडा या ईस्ट अमेरिका तक जाना हो या फिर वेस्ट अमेरिका से यूरोप जाना हो तो एक दूसरे शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, और वह है सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा में बना कैनाल, जिसे इस देश के नाम पर पनामा कैनाल नाम दिया गया। दुनिया के सारे मालवाहक जहाजों में से 70% ये कार्गो शिप्स इन्हीं रूट का इस्तेमाल करते ही हैं। अब ये बात ऑब्वियस है कि आज अगर इन कैनाल्स में से कोई भी कैनाल किसी कारणवश फंक्शन में नहीं रहती है तो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी कैनाल बंद होती है तो शिप्स का रास्ता कई हजार किलोमीटर बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से और सामान मिलने में देरी से जो माल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी ही और इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि इन शॉर्टकट का इस्तेमाल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बल्कि इसके लिए शिपिंग कंपनीज इन कैनाल्स को भारी भरकम टोल भी पे करती है और साथ साथ कैनाल अथॉरिटीज की मनमानियां भी सहती है। सवाल ये उठता है कि आखिर हमें इन कैनाल का इस्तेमाल करने की क्या मजबूरी है। चलिए मैं आपको मैप से इस बात को इजीली समझाता हूँ। अगर किसी शिप को यूरोप से वेस्ट अमेरिका जाना है तो उसके पास वहां पहुंचने के 2 रूट हैं। पहला, या तो वो पूरा साउथ अमेरिका का राउंड लेकर अमेरिकी महाद्वीप के बॉटम केप हॉर्न होता हुआ पैसिफिक ओशियन में इंटर करके वेस्ट अमेरिका पहुंचे, बट ये सफर करीब 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और 1 महीने का समय लेता है और ऑफ कोर्स इसमें फ्यूल भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। दूसरा रास्ता सेंट्रल अमेरिका के पनामा कैनाल का यूज करके बाया पैसिफिक ओशियन से वेस्ट अमेरिका जाना है। ये रास्ता करीब 9,000 किलोमीटर छोटा और फ्यूल कॉस्ट में भी पहले के मुकाबले करीब आधा खर्चीला है। हालांकि कैनाल यूज करने का चार्ज आज की तारीख में 4 लाख डॉलर है और जो कभी यूजेस को देखकर 10 लाख डॉलर से ऊपर चला जाता है, पर आज समय की कीमत सबसे ज्यादा है। अगर हमारे 1 मंथ में 15 दिन भी सेव होते हैं तो हम उसका यूज एक बार और कर सकते हैं और इसी वजह से शिपिंग कंपनी का मुनाफा भी बढ़ जाता है। इसी टाइम को बचाने के लिए शिपिंग कंपनी कैनाल्स को मुंह मांगी रकम देकर वहां से गुजरती हैं और इस रूट से जाने के लिए इंतजार भी करती हैं। आखिर ये इंतजार क्यों है? क्यों पनामा कैनाल अथॉरिटी इस मामले में चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है? ज्यादा शिप्स को कैनाल से गुजरने की इजाजत अब नहीं है। इसकी वजह जानने के लिए हमें पहले पनामा कैनाल कैसे काम करती है ये जानना बेहद जरूरी है। जब पनामा कैनाल बनाई गई तब उसमें वो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया जो आज तक के समय में असंभव सी लगती है। दरअसल जिस टेक्निक की वजह से ये काम करती है वही टेक्निक आज इसे काम नहीं करने दे रही है। कंफ्यूज ना? वेट, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। पनामा शहर की सबसे पतली जमीनी पट्टी जो मात्र 30 किलोमीटर चौड़ी है और जिसके एक तरफ अटलांटिक और एक तरफ पैसिफिक ओशियन मौजूद है। बेशक पनामा कैनाल इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण क्यों ना हो, पर कुदरत के आगे सब फेल है। सुएज कैनाल जो इजिप्ट में स्थित है, पनामा कैनाल से करीब 50 साल पहले बनी थी और वहां नहर बनाना उतना मुश्किल नहीं था क्योंकि वहां की जमीन रेतीली और सी लेवल में ही थी, जबकि यहाँ पनामा में ये 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पहाड़ियों से घिरी और 30 मीटर ऊंची थी। इस वजह से यहाँ शिप्स को सी लेवल से 30 मीटर ऊपर उठाकर पहाड़ी पर बनी ताजे पानी की आर्टिफिशियल लेक गटून में पहुंचाया जाता है। गटून लेक पार करने के बाद शिप्स को दूसरी तरफ सेम प्रोसेस से समुद्र में उतार लिया जाता है। इस रूट पर मुख्यतः कार्गो शिप्स ही निकलते हैं और कंटेनर से लदे होने की वजह से ये शिप्स बेहद वजनीले होते हैं। इनका वजन लाखों टन में होता है। इन जहाजों को ऊपर उठाए जाने के लिए कैनाल्स की ओपनिंग्स पर लॉक्स लगे होते हैं जो एक केबिन की तरह काम करते हैं। ये पानी भरे केबिन ही शिप को ऊपर उठाने में सीढ़ियों की तरह काम करते हैं। समुद्र से गटून लेक जाने के लिए जब जहाज फर्स्ट लॉक में इंटर करता है जिसमें वाटर लेवल सी के बराबर होता है, पहला गेट खुलने पर शिप पहले केबिन में इंटर करती है और लॉक नंबर 1 का गेट बंद हो जाता है। फिर लॉक 2 से पानी लॉक 1 में भेजकर लॉक 1 और 2 का लेवल बराबर किया जाता है। क्योंकि लॉक 1 में पानी कम होता है इसलिए पानी का वाल्व ओपन करने से खुद ब खुद ग्रेविटी की वजह से दोनों लॉक्स का पानी का लेवल सेम हो जाता है। पानी बराबर होने के बाद लॉक 2 का गेट खुलता है और शिप लॉक 2 में आ जाता है।
लॉक 2 का गेट पीछे से बंद कर दिया जाता है। सेम इसी तरह लॉक 3 में भी शिप के पहुंचने के बाद लॉक 3 में गटून लेक का पानी भरा जाता है। लॉक 3 का लेवल गटून लेक के बराबर होने के साथ ही आखिरी गेट ओपन कर दिया जाता है और शिप गटून लेक में एंटर कर जाती है। 10 से 15 मिनट का ये प्रोसेस शिप को सी लेवल से 30 मीटर ऊपर गटून लेक में ले आता है। गटून लेक क्रॉस करने के बाद शिप दूसरी तरफ से लॉक्स के द्वारा सेम प्रोसेस से शिप को नीचे उतार लिया जाता है और शिप दूसरी तरफ से महासागर के लेवल पर पहुंचने के बाद महासागर में अपनी राह पर चला जाता है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि शिप को ऊपर चढ़ाने और उतारने दोनों ही प्रोसेस में गटून लेक का पानी इस्तेमाल हो रहा है। शिप उतारने में लॉक 1 का पानी समुद्र में छोड़ा जाता है ताकि लॉक 1 और सी लेवल बराबर हो जाएं। ये पानी लेक का फ्रेश वाटर ही है जो स्टेप बाय स्टेप लॉक 1 में आने के बाद समुद्र में छोड़ा गया। गटून लेक का फ्रेश वाटर पनामा कैनाल को तो ऑपरेट करता ही है, साथ ही साथ पनामा देश की जनता के पीने का पानी का एक बड़ा हिस्सा भी इसी लेक से आता है। कैनाल से एक शिप के गुजरने से वेस्ट होने वाले पानी की क्वांटिटी 5 लाख लोगों के रोजाना पीने के पानी के जितनी है। ऐसे में पनामा कैनाल से 38 शिप्स रोजाना निकलने से वेस्ट हुए पानी की क्वांटिटी का आइडिया इजीली लगाया जा सकता है। 1 करोड़ 90 लाख लोगों के पीने का पानी पनामा कैनाल के जरिए एक ही दिन में समुद्र में बहा दिया जाता है। लेक गटून एक आर्टिफिशियल लेक है और वहाँ पानी इसके आसपास के पहाड़ों पर होने वाली बारिशों से इकट्ठा किया जाता है। क्योंकि लेक काफी बड़े एरिया में फैली हुई है, इसलिए काफी क्वांटिटी में पानी यहाँ मौजूद रहता था, जिसकी वजह से कैनाल में वेस्ट होने वाले पानी की कमी बारिशों से रिकवर हो जाती थी। 2023 में बारिशों की अत्यधिक कमी से आज ये प्रॉब्लम पनामा कैनाल की वर्किंग में मेजर इफेक्ट डाल रही है। हर 7 साल में अल नीनो की वजह से बारिशें बेहद कम हो जाती हैं। पिछले कई दशकों से ये समस्या लगातार देखने को मिल रही थी, पर तब स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी जितनी अब हुई है। मौसम विभाग के अनुसार ये समस्या 2024 में और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है और इस साल बारिशों के पिछले साल से और भी कम होने का अनुमान है। पनामा गवर्नमेंट और पनामा कैनाल अथॉरिटी अब ये समझ नहीं पा रही है कि वो कैनाल चलाए या लोगों को पीने का पानी अवेलेबल करवाए। दरअसल पनामा कैनाल का पनामा देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। कैनाल बंद होने से इनकम इफेक्ट होती है जो कि करीब $4.5 बिलियन की है और कैनाल खोलने से पीने का पानी का संकट और भी ज्यादा बड़ा है। अगर पंप्स लगाकर समुद्र का पानी गटून लेक तक पहुंचाया जाता है तो कैनाल तो इजीली ऑपरेट होने लगेगा, लेकिन इससे लेक का पानी खारा हो जाएगा और पीने के लायक नहीं बचेगा। इस समस्या से बचने के लिए पनामा कैनाल में गुजरने वाले शिप्स की संख्या रोजाना 38 से घटाकर 18 करनी पड़ी और हैवी लोडेड कार्गो शिप्स को कैनाल क्रॉस करने पर रोक लगा दी। इस वजह से शिप्स को अपना लोड 40% तक घटाना पड़ा और यही कंटेनर्स दूसरे शिप पर लोड हुए। इसी वजह से कैनाल से क्रॉस होने वाले शिप्स बढ़ने लगे और कैनाल क्रॉस करने वाले शिप्स की संख्या पहले से आधी से भी कम। यही वजह है कि शिप्स का ट्रैफिक जाम अब कैनाल पर रोज की बात हो गई है। कैनाल क्रॉस करने के लिए फीस तो बढ़ाई गई और साथ ही साथ करीब 3 महीने पहले वहां से निकलने के लिए स्लॉट भी अब बुक कराना पड़ता है। इसी के साथ $4 लाख से ज्यादा पे करके आप लाइन में लगे शिप से आगे भी निकल सकते हैं। स्लॉट के लिए अब बोली लगने लगी हैं जो $4.5 लाख से $1.1 मिलियन तक पहुंच चुकी हैं। आज पूरे वर्ल्ड का ट्रेड यूरोप से अमेरिका और अमेरिका से एशिया डिस्टर्ब हो चुका है। कार्गो पहुंचने में देर हो रही है और गुड्स के प्राइस में भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। 110 साल के पनामा कैनाल के वर्किंग पीरियड में कैनाल कभी भी इतनी बुरी कंडीशन में नहीं आई थी जितनी अब। जिस कैनाल के निर्माण में 25,000 से ज्यादा मजदूरों की जानें गई थी, आज वो खुद दम तोड़ती दिख रही है। आज अगर बारिशें अच्छी हो भी जाती हैं और ये कैनाल फिर से अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करने लगती है, लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बारिशें ना होने की वजह से शायद एक ना एक दिन ये पूरी तरह से काम करना बंद कर दे। तो क्या ये ट्रेड थम जाएगा या फिर से कार्गो शिप्स को वही 9,000 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा? नो, नेवर। इंसान हारा कब है? कुछ ना कुछ तो उसने सोच के रखा ही होगा। अगर फ्यूचर में पनामा कैनाल वर्किंग में नहीं रहती है तो इसके कई सब्स्टिट्यूट पर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। प्रोजेक्ट तो कई हैं, पर जो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पनामा कैनाल के सब्स्टिट्यूट में यूजफुल होगा, उसकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पनामा कैनाल के शुरू होने से 7 साल पहले सन 1907 में यूज में आना स्टार्ट हो चुका था और कैनाल के 1914 में स्टार्ट होने की वजह से ही वो डाउनफॉल में आने के बाद बंद हो गया था। इंटरेस्टिंग है ना? ये है मेक्सिको में स्थित 191 माइल्स लंबी ट्रांसलांटिक जेड लाइन रेलवे, जो वे ऑफ मेक्सिको के कोट्जाकोल्कस शहर से पैसिफिक साइड के सेलिना क्रूज तक जाती है। 1907 में जब ये रेलवे सेवा स्टार्ट हुई, तब से ये शुरू से ही बेहद ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी और इस वजह से मेक्सिको के शहरों में अच्छा डेवलपमेंट हुआ। पर 1914 में पनामा कैनाल के स्टार्ट होने से
इसकी कार्गो लोडिंग 77% तक गिर गई और धीरे धीरे ये बंद हो गई। आज यही पनामा कैनाल के सबसे मजबूत सब्स्टिट्यूट के रूप में दोबारा तैयार है। जून 2020 में इसका पूरी तरह से रिन्यूवेशन स्टार्ट हुआ, जो अब पूरा हो चुका है और अब ये इंटर ओशनिक गलियारे के रूप में जल्द ही पनामा कैनाल का हाफ लोड लेने को तैयार है। ये एक सस्ता और कम समय लेने वाला स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट बन सकता है। ये कुछ इस तरह से काम करेगा। कार्गो शिप्स से कंटेनर सेलेना क्रूज या कोर्जा कोलकस में अनलोड होकर कार्गो ट्रेन द्वारा डिफरेंट ओशनिक साइड में पहुंचा दिए जाएंगे और वहां उनको दोबारा शिप में लोड करके आगे उनकी डेस्टिनेशन की ओर निकाल दिया जाएगा। कितनी अजीब सी बात है, जिस कैनाल की वजह से जो रेलवे फ्लॉप हो गई थी, आज उसी कैनाल की वजह से अस्तित्व में आ रही है, चाहे इसमें भले ही 110 साल लग गए हों।